हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको सॉल्यूशन पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है गैसों का द्रव्यों में विलयन। गैसों का द्रव्यों में विलयन। गैसों का द्रव्यों में विलयन। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, प्रायः जो सभी गैसें होती हैं वो जल या अन्य द्रव्यों में एक निश्चित अनुपात में घुलनशील होती हैं। कुछ गैसें किसी विलायक में विशेष घुलनशील होती हैं, कुछ अत्यधिक घुलनशील होती हैं, कुछ कम घुलनशील होती हैं। कुछ गैसों की जो विलेयता होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। तो इसके 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसका जो है वो है प्रायः सभी गैसें। पहला पॉइंट देखो, प्रायः सभी गैसें जल या अन्य द्रव्यों में एक निश्चित सभी गैसें जल या अन्य द्रव्यों में एक निश्चित मात्रा में घुलनशील होती हैं। द्रव्यों में एक निश्चित मात्रा में घुलनशील यानी सॉल्युबल होती हैं। ठीक है। दूसरा गैसों से संबंधित जो पॉइंट है वो लिखे, कुछ गैसें किसी विलायक विशेष में, कुछ गैसें किसी विलायक विशेष में अत्यधिक घुलनशील हो सकती हैं। अत्यधिक घुलनशील हो सकती हैं, जबकि कुछ गैसों की घुलनशीलता उसमें काफ़ी कम होती है। जबकि कुछ गैसों की घुलनशीलता काफ़ी कम होती है, काफ़ी कम होती है। ठीक है ना। व कुछ गैसों की विलेयता शून्य होती है। व कुछ गैसों की विलेयता शून्य होती है। ठीक है ना, या हो सकती है। ठीक, जैसे आपने देखा होगा सबसे अधिक जल में जो घुलनशील गैस है वो है NH3। ठीक है ना। जैसे जल में सबसे अधिक घुलनशील जो गैस है वो है आपकी NH3। इसी प्रकार जल में सबसे कम घुलनशील वो है हीलियम। जल में सबसे कम घुलनशील गैस क्या है आपकी, हीलियम है। ठीक है ना बेटा। अब एक चीज़ आती है, अब इस पर चर्चा करते हैं। ये NH3 की बात करते हैं। NH3 की बात करते हैं तो यहाँ आप देखें, जैसे आपने NTP पर, अगला पॉइंट समझो, NTP का जो पूरा नाम होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, सामान्य ताप और दाब, ये इसका फुल फॉर्म है। NTP पर जल के एक आयतन में NH3 के जल के एक आयतन में NH3 के 1300 NH3 के लगभग 1300 आयतन घुल सकते हैं। NH3 के
लगभग 1300 आयतन घुल सकते हैं, घुल सकते हैं। अब आप समझ लीजिए इसी से, ठीक, जैसे आपका ये जल है H2O, इसका क्या है आपका एक आयतन है, और इसको इसमें घोला हमने, तो किसको NH3 को, इसके 1300 आयतन घुल सकते हैं। लेकिन सबसे जो अगर हम बात करेंगे हीलियम की, तो हीलियम अगर H2O का एक आयतन ले लें तो हीलियम का 0.01 आयतन ही घुल सकता है, इतना घुल सकता है, ठीक है ना। बात आती है कि हेनरी ने गैसों की द्रव्यों में विलेयता, हेनरी ने गैसों की द्रव्यों में विलेयता अध्ययन के लिए एक नियम दिया, ठीक है ना। बात आती है हेनरी का नियम, ठीक। तो हेनरी का जो नियम है, हेनरी का नियम, ठीक है ना। तो इसमें हम आपको बता चुके थे कि हेनरी ने गैसों की द्रव्यों में विलेयता, हेनरी ने गैसों की द्रव्यों में विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी, विलेयता को या विलेयता के अध्ययन के लिए एक नियम दिया, विलेयता के अध्ययन के लिए एक नियम दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। यानी गैसों की द्रव्यों में विलेयता के संबंध में वैज्ञानिक हेनरी ने ही बताया है, और उन्होंने अपना एक नियम दिया। तो अब अपन हेनरी का नियम पढ़ते हैं। अब जो हेनरी का नियम है वो है क्या, तो ये जो है स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो लिख लीजिए, इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान, विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, गैस के दाब के समानुपाती होता है, ठीक है ना। गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में है, जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था
में है। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था होती इक्विलिब्रियम। अब इसकी परिभाषा के अनुसार क्या कर सकते हैं अपन, माना कि विलायक के इकाई आयतन में, माना कि विलायक के इकाई आयतन में, ठीक है ना, विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान, इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल m मान लो, द्रव्यमान स्मॉल m, ठीक है ना, ठीक। तथा साम्य दाब क्या मान लें, P, तथा साम्य दाब P, ठीक है ना, साम्य दाब P है। तो अब ये खुद कह रहा किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय द्रव्यमान उस दाब के क्या होता है, दाब के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप, ये m समानुपात P, ठीक। अब या इसको हम हटा दो, m बराबर Kp, ठीक। और इसमें अगर K बराबर लिखेंगे या करके, या K बराबर m/P, इसको समीकरण 1 दे दो, जहाँ K क्या है, एक स्थिरांक है, जहाँ K एक स्थिरांक है, ठीक है ना। दूसरी बात आती है जब गैस की विलेयता को, ठीक, इसी में देखो, जब गैस की जो विलेयता है, ठीक है ना, जब गैस की विलेयता को इसके मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करते हैं, जब गैस की विलेयता काय के रूप में करते हैं, मोल प्रभाज की, गैस की विलेयता को इसके मोल प्रभाज ये x मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करते हैं, मोल प्रभाज के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक। मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करते हैं, किया जाता है। तब गैस का आंशिक दाब, तब गैस का आंशिक जो दाब होता है वो मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। आंशिक दाब विलयन में गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। आंशिक दाब विलयन में गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलयन में गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है बेटा। तो ये देखो आप, ये इसमें मूल प्रभाज x है, ठीक। तो ये यानी दाब क्या है, P समानुपात इंटू x, ये मूल प्रभाज है। अब आप देखो, इसको इधर ऊपर कर लेते हैं। जैसा कि इसमें दिया है P समानुपात x मूल प्रभाज। अब बेटा इसको हटाएंगे तो इसकी जगह एक नियतांक आ जाएगा P, इसको KH इंटू x। अब यहाँ से देखो KH बराबर क्या हो जाएगा, P/x, इसको समीकरण 2 दे दो। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो है इसको जो है P क्या है कि H बराबर, P जो है आपका गैस का आंशिक दाब है, P क्या है कि H बराबर
गैस का आंशिक दाब P बटा नीचे x क्या है, मोल प्रभाज है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। बिलियन में गैस का क्या है आपका, मोल प्रभाज। बिलियन में गैस का मोल प्रभाज, ये इसको x कर दो, ये चीज़ जो ये वाली चीज़ ये लिखी है या। अब इसमें देखें आप, अब KH क्या है, जहां KH एक स्थिरांक है, जहां KH एक स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, जल में कुछ प्रमुख गैसों के लिए हम हेनरी स्थिरांक KH देख लेते हैं, उनका क्या मान होता है। तो जैसे इसमें देखते हैं हम, ये गैस, इसका तापमान केल्विन में देख लेते हैं। किस में देख लेते हैं, केल्विन में। और हेनरी स्थिरांक, ये आपका हेनरी स्थिरांक है, ठीक। यानी जल में जो प्रमुख गैसों के लिए कुछ हेनरी स्थिरांक बता रहे हैं कि जो जल के लिए कुछ गैसों के हेनरी स्थिरांक कितने होते हैं। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं, ये हीलियम की बात करते हैं, हीलियम, ठीक है ना। हीलियम के लिए जो हेनरी स्थिरांक का मान होता है 293 केल्विन ताप पर, वो होता है 144.67, ये मान होता है। इसी प्रकार हीलियम के बाद आता है H2 का भी 293 केल्विन पर, ये होता है 69.16 होता है, 16 होता है। ये हीलियम हो गया, हाइड्रोजन। फिर आता नाइट्रोजन आपका। नाइट्रोजन का दो अलग अलग ताप पर हेनरी स्थिरांक होते हैं। 293 पर अगर हम देखें, 293 पर देखें तो 76.48 होता है, 76.48 KH का मान होता है। और अगर N2 का मान जो है 303 केल्विन पर देखें, कितने पर देखें, 303 केल्विन पर देखें, तो इसका मान आता है 88.84 आता है। कितना आता है, 88.84 KH का मान आता है। फिर इसी प्रकार ऑक्सीजन के लिए भी दो तरह से होता है। O2 ऑक्सीजन के लिए 293 पर तो होता है आपका जो है 34.86 होता है। लेकिन ऑक्सीजन का 303 केल्विन जो ताप होता है उस पर 46.82 होता है, 46.82 होता है। ये ऑक्सीजन की बात आ गई। इसी प्रकार आर्गन की बात कर रहे हैं। आर्गन का होता है 298 पर, 298 केल्विन ताप पर। इसका जो होता है 40.3 होता है। कितना होता है, 40.3। इसी प्रकार CO2 की बात कर रहे हैं। CO2 298, ठीक है ना, 298 केल्विन पर, ठीक। तो 298 केल्विन पर जो इसका KH का जो मान होता है 1.67 होता है, 1.67। 298 का मतलब ये जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर। और 25 डिग्री में हम 25 डिग्री इसको 273 जोड़ देंगे तो ये जो है आपका ये आ जाएगा 298 आ जाएगा। यानी रूम टेम्परेचर पर इसका जो ये होता है 1.67 होता है। इसी प्रकार CH4 की बात करते हैं। CH4 मैथेन का 298 केल्विन पर अगर इसको देखें तो 0.413 होता है, 0.413 होता है। यानी जो है जल में प्रमुख गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक है। सब गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक होते हैं, लेकिन जल में कुछ गैसें हैं उनके लिए हमने हेनरी स्थिरांक बताया। हाँ, अब बात आती है कि जो
हेनरी स्थिरांक, जो हेनरी नियम होता है उसकी सीमाएं होती हैं, मतलब लिमिट, हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं। अब इसकी जो लिमिट क्या होती है, तो बेटा ये जो गैसें, जो यानी गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। पहली बात तो गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, एक तो ये है। दूसरी जो बात आती है, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए दूसरी। तीसरी जो इसकी लिमिट है, यह नियम केवल उन्हीं गैसों पर लागू होता है जो विलायक से कोई रासायनिक क्रिया नहीं करती। यह नियम केवल उन्हीं गैसों पर लागू होता है जो गैसें विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं, जो गैसें विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया, जो गैसें विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है ना, ये उन पर लागू होता है। जो गैसें विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक, ठीक है ना, जो गैसें विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक बनाती हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होता है, ठीक है ना। तथा जो गैसें विलायक में या विलायक पर, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना भैया, विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक बनाती हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता, नियम लागू नहीं होता है, ठीक है ना बेटा। ठीक, आपने देखा होगा शुद्ध पेय पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा वाटर, CO2 भरते हैं। अगर मान लो उसमें वो उस पेय पदार्थ में क्रिया करती तो उसमें CO2 क्यों भरती, ठीक है ना। तो अब इसमें एक चीज़ बता रहे हैं ये कि जो विलायक से क्या करते, अभिक्रिया करके यौगिक बनाते, उन पर ये नियम लागू नहीं होता। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे इसमें देख लेते एक उदाहरण, जैसे अब आप इसमें देखो, जैसे में यह नियम NH3 पर लागू नहीं होता, ठीक है ना। जैसे NH3 को H2O में विलय कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब NH3 है, इसको हमने H2O में विलय करे, तो अब आप हमें ये बताओ, ये बनेगा NH4OH, ये बना, क्या बना, NH4OH, ठीक है, ये गैस था। ये एक्वस बना, ये कंपाउंड बन गया आपका, यानी इसने जो है ये विलायक था, इस विलायक से क्रिया करके यौगिक बना लिया, क्या बना लिया, यौगिक। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। अब जो यौगिक है ये काय में टूटेगा, आयनों में। तो देखो बेटा, ये तोड़ो, NH4OH एक्वस, इसको तोड़ो, ये तोड़ देंगे तो आपका पता होना चाहिए, ये NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। एक और बात आती है, अगला जो नंबर है वो इसी में है। एक चीज़ और होती है कि यह नियम उन गैसों पर लागू नहीं होता जो जल या अन्य किसी विलायक में घुलकर, यह नियम
यह नियम उन गैसों पर लागू नहीं होता, यह नियम उन गैसों पर लागू नहीं होता है जो जल या अन्य किसी विलायक में, जो जल या अन्य किसी विलायक में घुलकर, अन्य किसी विलायक में घुलकर आयनों में विघटित हो जाती हैं, अन्य किसी विलायक में घुलकर आयनों में विघटित हो जाती हैं, विघटित हो जाती हैं। जैसे मान लो कोई भी आप HCl गैस है, ये HCl है, इसको एक्वस, ये गया एक्वस, तो एक्वस माने जलीय, जल में घोला, तो जब ये इसको घोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, HCl एक्वस बन जाएगा। अब ये HCl एक्वस है, इसका विघटन करो तो H प्लस और Cl माइनस एक्वस। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि ये वहाँ लागू नहीं होता जो किसी विलायक में घुलकर क्या आयनों में विघटित हो जाते थे। ये आयन में विघटित हो गए, ये धनायन हो गए, और ये क्या हो गए, ऋणायन हो गए। तो यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है हेनरी नियम के उपयोग। ठीक है ना, क्या आती है, उपयोग। ठीक, तो पहला उपयोग क्या है, मृदु पेय। मृदु पेय मीन्स सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक, सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, ठीक, CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है, बेटा जितने भी जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, इन कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 भरी होती है, इसलिए कि कोल्ड ड्रिंक्स ख़राब ना हो, और वो जो CO2 भरी होती है वो विलायक जो होते हैं उससे कोई क्रिया नहीं करती है। अगर कोई क्रिया कर लेगी तो कंपाउंड बन जाएगा, इसलिए CO2 उसमें अपन भरते हैं। तो पहला उपयोग ये है। दूसरा जो इसका उपयोग है वो आपको बताने, जो गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वालों के श्वसन मिश्रण में, गहरे समुद्र में गोताखोरी, ठीक, गोताखोरी करने वालों के श्वसन मिश्रण में, जो श्वसन का जो मिश्रण होता है, श्वसन जो सिलेंडर ले जाते हैं गोताखोरी के अंदर गोता लगाने के लिए, तो श्वसन मिश्रण में O2 के साथ क्या मिलाते हैं, हीलियम। ठीक है ना, O2 के साथ हीलियम मिलाई जाती है। अब आखिर क्यों मिलाते हैं, ठीक है ना, जिससे वापस ऊपर आने पर दर्द के प्रभाव को क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, ऊपर आने पर दर्द के प्रभाव को कम किया जाए। ठीक है ना, एक तो ये बात होगी। दूसरी एक और चीज़ होती है हीमोग्लोबिन में, ये देखिए आप, तीसरी फेफड़ों में रक्त में
ठीक है ना, O2 और CO2, ठीक है ना, का आदान प्रदान हेनरी नियम के अनुसार होता है। O2 और CO2 का आदान प्रदान हेनरी नियम के अनुसार होता है, नियम के अनुसार होता है, यानी ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का ना किसके हेनरी नियम के अनुसार होता है। तो ये हेनरी नियम के क्या है बेटा, ये जो है आपके उपयोग हैं। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप कॉपी पेन कॉपी में लिखते जाइए, और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और बेटा लाइक ज़रूर करें, कोशिश हो सके तो वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।